के साथ पहला क्वेश्चन है कि जो ALM सपोर्ट ग्रुप है जिसके अंदर ऑपरेटिंग स्टाफ होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनालाइज करने के, मॉनिटर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए लिक्विडिटी प्रोफाइल को किसे? एसेट लायबिलिटी कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ द ऑप्शन। तो बताइए ALM सपोर्ट ग्रुप जो है लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल किसे रिपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है एसेट लायबिलिटी कमेटी, यानी जिसे शॉर्ट में हम लोग आल्को भी कहते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में आप लोग क्या कहते हैं? आल्को। तो ये जो ALM ग्रुप है ये रिपोर्ट करती है एसेट लायबिलिटी कमेटी को। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। द प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड MIS एंड टू इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज क्रिएटेड बाय। तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना ये किसका काम है? डीलिंग रूम का, ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन का, मिडिल ऑफिस का, या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिडिल ऑफिस। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना मैनेजमेंट को और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराना, दिस इज द फंक्शन ऑफ मिडिल ऑफिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि मार्केट वैल्यू किसी पोर्टफोलियो का 2 लाख रुपए से चेंज हो रहा है और 2% इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो सेंसिटिविटी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दी गई हैं। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, ओवरऑल चेंज इन अदर फैक्टर बाय चेंजिंग एनी फैक्टर बाय अ यूनिट। तो यदि आप किसी एक फैक्टर को 1 यूनिट से चेंज कर रहे हो तो बाकी अदर फैक्टर में क्या चेंज हो रहा है वही सेंसिटिविटी कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपका 2 फैक्टर कौन कौन सा है? तो एक फैक्टर है मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो और दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक फैक्टर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा फैक्टर है हमारा मार्केट वैल्यू। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 2% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो आपसे मार्केट वैल्यू देखिए मार्केट वैल्यू कितना चेंज हुआ? 2 लाख रुपीज़ चेंज हुआ। तो यदि 1% इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा, ये तो पूछ रहा है आपसे। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख का आपका सेंसिटिविटी होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इन रिस्क मेजरमेंट द पैरामीटर दैट इज यूज्ड टू कैप्चर डेविएशन ऑफ अ टारगेट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ सिंगल मार्केट पैरामीटर से 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड। तो जिस पैरामीटर के द्वारा आप टारगेट वेरिएबल के डेविएशन को कैप्चर करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। एक 5 साल का 6% सेमी एनुअल बॉन्ड है, मार्केट यील्ड 8% दिया हुआ है, प्राइस ₹92 दिया हुआ है, प्राइस घटकर हो गया 91.80, यील्ड है 8.10%। तो आपसे पूछा गया है कि इसका BPV बताना है, यानी बेसिक पॉइंट वैल्यू बताना है। दोस्तों ये भी कंसेप्ट समझ लीजिए, BPV का फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन चेंज इन यील्ड। ठीक है, चेंज इन वैल्यू को नोमिनेटर में और चेंज इन यील्ड को डिनोमिनेटर में। तो बताइए दोस्तों वैल्यू में कितना का चेंज हुआ? तो पहले वैल्यू था 92, घटकर हो गया 91.80, यानी 0.20 का आपका चेंज हुआ। ठीक है, और दोस्तों यील्ड में कितना का चेंज हुआ? तो यील्ड था पहले 8%, अब हो गया बढ़कर 8.10%, तो यील्ड में 0.10 का चेंज हुआ। तो दोनों का आप यदि डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 0.02। तो ये 0.02 क्या है? हमारा BPV है। तो 0.02 इज BPV, बेसिक पॉइंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस पॉइंट वैल्यू इज एसोसिएटेड विद। तो ये बेसिस पॉइंट वैल्यू किससे एसोसिएटेड है? रिस्क प्राइसिंग, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कंट्रोल। तो बेसिस प्राइस वैल्यू एसोसिएटेड है दोस्तों रिस्क मेजरमेंट से। सो बेसिस पॉइंट वैल्यू इज एसोसिएटेड विद रिस्क मेजरमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक ऐसे स्टडी मटेरियल की तलाश में हैं जिसमें आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ, वो भी क्विज के फॉर्मेट में, ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में, तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान। ये मॉक टेस्ट प्लान सभी सब्जेक्ट्स CIB सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको इसके अंदर डेली क्विजेज मिलते हैं, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, मंथली मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। यानी दोस्तों 200 से ज़्यादा क्विजेज का सेट है। डेली क्विज यानी प्रत्येक दिन आपको 2 क्विज मिलेगा, प्रत्येक क्विज में 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। वो टॉपिक मैं आपको डेली बता दूंगा कि इस टॉपिक आपको पढ़ना है और आपको टेस्ट देना है। वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का सेट होता है जो कि वीकली कंडक्ट होता है। इसके अंदर दोस्तों आपको जो सप्ताह में आपने टॉपिक कवर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर केस स्टडी भी इंक्लूडेड है, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी साथ मिलेगा। मंथली वाइज मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट में जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जैसे हमारा पूरा सिलेबस
सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम लोग 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका कॉस्ट रखा गया है ₹200। आप ये स्केड्यूल देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने स्केड्यूल तैयार किया है और आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, अपने अनुसार कितने भी बार दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मुझे व्हाट्सएप करना है। ये प्रोग्राम तो मैंने आपको BFM का दिखाया, सिमिलर प्रोग्राम आप देख सकते हैं, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8292857381। डिस्क्रिप्शन में भी इस व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारा AVFM का प्लान है, AVFM का है, AVM का है और BRBL का। यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इनरोल होंगे तो 200 पड़ेगा, यदि कंबाइंड पांचों सब्जेक्ट में इनरोल होंगे तो इसमें बॉन्ड ए है जिसका मार्केट वैल्यू दे रखा है ₹300 करोड़ और मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है 3.5 ईयर्स। बॉन्ड बी है, मार्केट वैल्यू दे रखा है 500 करोड़ और मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है 0.5 ईयर। यहाँ पॉइंट छूट गया है दोस्तों, ये एक्चुअली में क्या है 0.5 ईयर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द BPV ऑफ द पोर्टफोलियो, तो आपको पोर्टफोलियो का BPV बताना है। इस पोर्टफोलियो के अंदर 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ए है और एक बॉन्ड बी है और दोनों का मार्केट वैल्यू और मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको दिया गया है। तो आपसे पोर्टफोलियो का BPV पूछा गया। दोस्तों इसको समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप 2 बॉन्ड के कॉम्बिनेशन के BPV को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप बॉन्ड ए का BPV निकालिए। तो बॉन्ड ए का BPV आपको दिया हुआ है ना, बॉन्ड ए का BPV कितना है देखिए। तो बॉन्ड ए का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है और मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो BPV आप देखिए, आपको पता है ना मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आप चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं। तो चेंज इन प्राइस इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स यील्ड चेंज। ठीक है, और यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका बॉन्ड ए का कितना है 3.5 है। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप यील्ड चेंज यानी 0.01 से। ठीक है, क्योंकि बेसिस पॉइंट वैल्यू आपका 0.01 है, तो बेसिस पॉइंट है तो आपका जो चेंज इन प्राइस आएगा वो आएगा 0.035। उसी तरह बॉन्ड बी का आप यदि चेंज इन प्राइस निकालें तो सेम चीज़ है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स 0.01 तो आपको मिल जाएगा 0.050। तो पोर्टफोलियो का BPV कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी 0.035 इंटू कितना मार्केट वैल्यू था 300 प्लस 0.050 इंटू 500 अपॉन 300 प्लस 500। देखिए दोस्तों वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 0.035 है इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 0.050 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और बॉटम में आप क्या करेंगे 300 और 500 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे पोर्टफोलियो का BPV, क्योंकि आपको मिल जाएगा 0.044375। तो ये जो है 100 फेस वैल्यू पे है। तो आपको पर करोड़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख इंटू 100 ही आपका पर करोड़ होता है। तो इसको आप जो है 1 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको इतना पर करोड़ मिल जाएगा, तो 4437.50 पर करोड़। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4437.50 पर करोड़। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमने बता दिया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिस पॉइंट वैल्यू इज द चेंज इन वैल्यू ड्यू टू 1 बेसिस पॉइंट चेंज इन मार्केट यील्ड। देखिए लिखा ही है साफ साफ कि यदि आपका मार्केट यील्ड, अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कि मैंने 0.01 क्यों लिया। देखिए ये बेसिस पॉइंट वैल्यू का डेफिनेशन है कि यदि आपका मार्केट यील्ड 0.01 चेंज हो रहा है तो आपका प्राइस में क्या चेंज होगा, वही होता है हमारा BPV। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको हम लोग यूज़ करते हैं रिस्क का मेजरमेंट के लिए। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, हायर द BPV ऑफ बॉन्ड हायर द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, लोअर द BPV ऑफ बॉन्ड हायर द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, हायर द BPV ऑफ बॉन्ड लोअर द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। तो बताइए दोस्तों रिस्क और BPV में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा BPV होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, जितना ज़्यादा BPV उतना ही ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। डेली वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक दिया हुआ है 1%, 16 डे वॉलेटिलिटी आपको बताना है, तो कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4%। ठीक है, फिर कर रहा है वोलेटाइल विल बी लेस, वोलेटिलिटी विल बी लेस इफ टाइम हॉरिजन इज मोर। सी कर रहा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो चेंजेस बाय ₹2 लाख व्हेन देयर 2%। तो ये दोस्तों अभी हमने देखा है दोस्तों कि 2 लाख यदि 2% पे हुआ तो 1% पे कितना होगा 1 लाख होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और BR से हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। आपसे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है दोस्तों। देखिए BR से रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करते, BR से हम लोग रिस्क मेजर करते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज वाई BR इज यूज टू वैल्यू एट रिस्क इज यूज टू मेजर रिस्क नॉट आइडेंटिफाई रिस्क। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की यदि हम बात करें तो
ऑप्शन नंबर बी कर रहा है वोलेटाइल वोलेटिलिटी विल बी लेस टाइम। अभी हम लोग वोलेटिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो देखेंगे कि √T का स्क्वायर रूट होता है। तो यदि टाइम हॉरिजन ज़्यादा होगा तो वोलेटिलिटी भी आपका ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। और यदि डेली वोलेटिलिटी किसी स्टॉक का 1% है तो वोलेटिलिटी ओवर टाइम हॉरिजन इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी इंटू √T। तो डेली वोलेटिलिटी आपका 1% दिया हुआ है और √16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए और सी स्टेटमेंट सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये हमारा एक केस स्टडी है, इसको ध्यान से समझते हैं। यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक प्राइस मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइस ऑफ ABC लिमिटेड फॉर 12 मंथ। तो 12 महीना तक का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका डिटेल दिया हुआ है, जो कि दिसंबर 2009 का है। देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का दिया हुआ है, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो आपसे पहला पूछा गया है कि मीन प्राइस जो है वो 53.17 होगा, जो वेरिएंस होगा वो 974.15 होगा और जो वोलेटिलिटी होगा वो 3.41 होगा। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो आप मीन निकालिए, सबको जोड़िए और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 638 मिलेगा इसका मीन, और 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 53.17 मिलेगा आपको, तो ये इसका मीन मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यदि आप वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो आपको सबका जितना भी डाटा है सबको मीन से माइनस करके स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका समेशन करना पड़ेगा, और वेरिएंस के लिए √ST करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो आपको जो वेरिएंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 974.15 मिलेगा, और वोलेटिलिटी जो होता है वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वेरिएंस, तो 31.21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1 and A and B। ठीक है, आगे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं करेक्ट पूछा गया है। तो 20 यूनिट है, तो 20 गुण मतलब 3000 से 4000 5000 इतना MCQs आपको कवरेज मिलेगा। और दोस्तों ये सभी प्रोवाइड किया जाएगा PDF के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स हमारे पास 2 प्लान अवेलेबल है। प्लान ए है दोस्तों पर सब्जेक्ट ₹200 और प्लान बी है ऑल 4 सब्जेक्ट ₹700। डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ सैम्पल शो करता हूँ कि हाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअल है कैसा। जैसे फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा AVM का यूनिट नंबर 26 का MCQs PDF है। इसमें आप देख सकते हैं कि आप पहला पेज उल्टाएंगे तो ये सब क्वेश्चन दिखेंगे, ये पहला पेज से क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार से दूसरा पेज उल्टाएंगे आप मैकमिलन बुक का इस चैप्टर का, तो आपको उससे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस चूंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको पूरे के पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट ऑल दीज MCQs हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ मैकमिलन बुक। आपको मैकमिलन बुक से तैयारी करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप कंसेप्ट मैकमिलन बुक से क्लियर कीजिए और MCQs यहाँ से सॉल्व कीजिए, सभी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा दोस्तों वहाँ पे सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। लेट मी शो यू 1 सैम्पल मोर। दोस्तों जैसे ये हमारा PPB का यूनिट नंबर 15 है एंसिलरी सर्विस। इसका MCQs देखिए, पहला पेज आप उल्टाएंगे, मैं क्या करेंगे दोस्तों, आप मीन निकालिए, सबको जोड़िए और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 638 मिलेगा इसका मीन, और 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 53.17 मिलेगा आपको, तो ये इसका मीन मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यदि आप वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो आपको सबका जितना भी डाटा है सबको मीन से माइनस करके स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका समेशन करना पड़ेगा, और वेरिएंस के लिए √ST करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो आपको जो वेरिएंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 974.15 मिलेगा, और वोलेटिलिटी जो होता है वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वेरिएंस, तो 31.21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1 and A and B। ठीक है, आगे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं करेक्ट पूछा गया है। वोलेटिलिटी कैप्चर बोथ अपसाइड पोटेंशियल एज वेल डाउनसाइड पोटेंशियल। बी में कर रहा है डाउनसाइड पोटेंशियल कैप्चर ओनली लॉस एंड इग्नोर प्रॉफिट पोटेंशियल। सी में कर रहा है डाउनसाइड पोटेंशियल इज एडवर्स डेविएशन ऑफ टारगेट वेरिएबल, और डी में कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं कि वोलेटिलिटी अपसाइड को भी कैप्चर करता है और डाउनसाइड को भी कैप्चर करता है, बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड। डाउनसाइड पोटेंशियल कैप्चर्स ओनली लॉसेस एंड इग्नोर्स प्रॉफिट पोटेंशियल, ये भी सही है। डाउनसाइड पोटेंशियल इज द एडवर्स डेविएशन ऑफ टारगेट वेरिएबल, ये भी सही है। तो ऑल दिस 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें कर रहा है रिस्क प्राइसिंग इम्प्लाइज द फैक्टरिंग ऑफ रिस्क इनटू प्राइसिंग थ्रू कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर कर रहा है दोस्तों कि आपका ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, रिस्क प्राइसिंग से आप क्या करते हैं कि रिस्क का फैक्टरिंग करते हैं थ्रू कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटी। फिर अपसाइड पोटेंशियल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, इधर से स्टेटमेंट है, डाउनसाइड पोटेंशियल होगा। ठीक है, रिस्क प्राइसिंग इन बोथ पोर्टफोलियो बेस्ड एज वेल एज ट्रांजेक्शन बेस्ड,
ये स्टेटमेंट सही है कि रिस्क प्राइसिंग पोर्टफोलियो बेस्ड भी होता है और ट्रांजेक्शन बेस्ड भी होता है। और डी में कह रहा है कि रिस्क प्राइसिंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फंड प्लस ट्रांजेक्शनल कॉस्ट प्लस कैपिटल चार्ज प्लस लॉस प्रोबेबिलिटी। ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डाउनसाइड पोटेंशियल का 2 कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा? सेंसिटिविटी एंड पोटेंशियल लॉस, वोलेटिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, पोटेंशियल लॉस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी। तो डाउनसाइड पोटेंशियल का जो 2 कंपोनेंट है दोस्तों, वो है हमारा पोटेंशियल लॉस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद वोलेटिलिटी इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट डैश ऑफ द टारगेट वेरिएबल विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी। तो वोलेटिलिटी के द्वारा आप किसी टारगेट वेरिएबल का क्या एस्टिमेट कर सकते हैं? अपसाइड पोटेंशियल, डाउनसाइड पोटेंशियल, दोनों या कुछ नहीं? तो दोस्तों वोलेटिलिटी से आप दोनों का दोनों, आप अपसाइड पोटेंशियल और डाउनसाइड पोटेंशियल, यू कैन बोथ एस्टिमेट अपसाइड एज वेल एज डाउनसाइड पोटेंशियल विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होल्डिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज द स्मॉलेस्ट प्राइस वोलेटिलिटी। आपके सामने 4 बॉन्ड दिए गए हैं, ठीक है। 5 साल का 0% कूपन बॉन्ड, 5 साल का 12% कूपन बॉन्ड, 5 साल का 14% कूपन बॉन्ड और 5 साल का 10% कूपन बॉन्ड। आपको यदि अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना है, इनमें से कौन सा बॉन्ड होगा जिसका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइस वोलेटिलिटी होगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो ड्यूरेशन होता है और आपका जो प्राइस वोलेटिलिटी होता है वो लोअर होता है जब कूपन रेट हायर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो वोलेटिलिटी है दोस्तों आपकी बॉन्ड का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके कूपन रेट से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे बताइए कूपन रेट सबसे हाई किस में है? तो कूपन रेट सबसे हाई है सी में, तो सी नंबर ही आपका सबसे क्या होगा, स्मॉल प्राइस वोलेटिलिटी होगा। समझ में है कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा इस तरह से हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको यदि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए यदि एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और ये पेड पीडीएफ है, मैं आपको पेड पीडीएफ का डिटेल प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। बैंकिंग बुक इज एक्सपोज टू मार्केट रिस्क बिकॉज इट इज ओपन टू मार्केट। गलत स्टेटमेंट है। बैंकिंग बुक इज एक्सपोज टू मार्केट रिस्क बिकॉज इट इज नॉट ओपन टू मार्केट, ये सही स्टेटमेंट है। ये भी गलत है। बैंकिंग बुक मार्केट रिस्क से क्यों एक्सपोज होगा? ट्रेडिंग बुक एक्सपोज होता है, बैंकिंग नॉट एज मार्केट से। देखिए ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इन केस ऑफ बैंकिंग बुक एसेट एंड लायबिलिटी विच आर द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट? They are normally held till maturity. Accrual system of accounting is applied. Cash system of accounting is used. These are partly held till maturity and partly disposed of before maturity. तो बताइए दोस्तों, बैंकिंग बुक के केस में जो एसेट एंड लायबिलिटी होता है, इनमें से कौन सा फीचर करेक्ट है? तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे बैंकिंग बुक के केस में, तो बैंकिंग बुक को आप मैच्योरिटी तक हेल्ड करते हैं और एक्रूअल सिस्टम अप्लाई होता है, ये दोनों नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक ब्रांच है जिसने सैंक्शन किया टर्म लोन 10 लाख का, 10 लाख का टर्म लोन सैंक्शन किया, 7 साल के लिए सैंक्शन किया, 3% प्लस बेस रेट ऑफ योर बैंक। फंडिंग इज डन फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ 3 ईयर एट 7% इंटरेस्ट। तो देखिए ये एक लोन है और फंडिंग कहाँ से हो रहा है वो देखिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर प्रीपेमेंट ऑफ लोन एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट फॉर कस्टमर। तो ये ट्रांजेक्शन किस रिस्क से एक्सपोज्ड है? तो दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे देखिए, इस केस में हमारा जो रिस्क होगा यहाँ पे 2 चीज़ है, एक हमारा लोन है, लोन हमारा एक एसेट है और एक हमारा लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एसेट को रिकवर कर रहे हैं, या उल्टा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होने का संभावना है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए प्रीपेमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, विड्रॉल भी कोई, जब भी कोई प्रीपेमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है तो वहाँ पे एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होने की संभावनाएं रहती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर नॉट करेक्ट? तो ट्रेडिंग बुक के रिगार्डिंग आपसे वो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। They are normally not held to maturity. They are normally liquidated in the market after holding for a limited period. They are valued periodically according to their current market value called marketing to market. These are valued at their acquisition price irrespective of current market value. दोस्तों यदि हम ट्रेडिंग बुक की बात करें तो ट्रेडिंग बुक के केस में उसको हम लोग मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसको लिक्विडेट करते हैं मार्केट में, होल्डिंग फॉर लिमिटेड पीरियड, मतलब कि आपका जब मन किया उसको आपने लिक्विडेट कर दिया, फिर उसको पीरियडिकली वैल्यू करते हैं। लेकिन जो डी कर रहा है कि एक्विजिशन प्राइस पे, ये गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने देखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन था, बैंक ब्रांच ने सैंक्शन किया टर्म लोन 10 लाख का 7 साल के लिए 3% प्लस बेस रेट पे, और फंडिंग कर रहे हैं 3 साल के डिपॉजिट का 7% पे। लेकिन 3 साल के बाद जब फंडिंग ऑफ टर्म रिकॉर्ड का रिक्वायरमेंट हुआ, डिपॉजिट रेट डिफरेंट हो गया। तो इस केस में ट्रांजेक्शन कैसे रिस्क को फेस करेगा? तो दोस्तों इस केस में जो ट्रांजेक्शन है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को फेस करेगा। देखिए जब भी प्री पेमेंट की बात आती है तो वहाँ पे हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट ही चेंज हो गया, तो रेट चेंज होने के कारण हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इज करेक्ट। कंटीजेंट एक्सपोजर मे बिकम फॉर फंड बेस्ड, कंटीजेंट एक्सपोजर कैन बी अ पार्ट ऑफ बैंकिंग, कंटीजेंट एक्सपोजर कैन बी, यहाँ पे कैन छूट रहा है दोस्तों, ये सी छूट रहा है, कैन बी ऑफ ट्रेडिंग बुक, ऑल द अबव। तो दोस्तों ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के बारे में यदि हम बात करें कि कंटीजेंट एक्सपोजर जो है एक फंड बेस हो सकता है, ये बैंकिंग का पार्ट हो सकता है, और ये जो है ट्रेडिंग बुक का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। कैन बी पार्ट ऑफ बैंकिंग, दोस्तों यहाँ बुक छूट गया, यहाँ पे बुक भी ऐड कर लीजिए, बैंकिंग बुक, ठीक है। तो कंटीजेंट एक्सपोजर जो है दे कैन बी पार्ट ऑफ बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और फंड बेस्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल द अबव, ठीक है। आगे देखते हैं, या बॉन्ड जिसका मैच्योरिटी 5 साल रह गया है, वो उसका यील्ड है 6% और मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 5 साल का। तो मैक्लॉड ड्यूरेशन आपसे पूछा गया है, तो मैक्लॉड ड्यूरेशन का फॉर्मूला मॉडिफाइड ड्यूरेशन इक्वल टू मैक्लॉड ड्यूरेशन अपॉन 1+r। आर क्या होता है दोस्तों, यील्ड होता है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो मैक्लॉड ड्यूरेशन हो जाएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स 1+r, 5 टाइम्स 1.06 यानी 5.30। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन जो है बढ़ता है किसके बढ़ने से, टर्म ऑफ मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, कूपन रेट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, नॉन ऑफ दीज आर करेक्ट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है टर्म ऑफ मैच्योरिटी। देखिए जो ड्यूरेशन और टर्म ऑफ मैच्योरिटी में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, और ड्यूरेशन और यील्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स। हमने देखा है दोस्तों, हमने पिछले बताया था ना आपको कि देखिए किसी बॉन्ड का जो ड्यूरेशन होता है, और या आप YTM की बात करें, यील्ड टू मैच्योरिटी की बात करें, वो उसके कूपन रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यदि वही ड्यूरेशन की हम बात करें, वो तो ड्यूरेशन जो है और मैच्योरिटी टर्म का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, मैच्योरिटी टर्म टू मैच्योरिटी का। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्लॉड ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड, ये हमने देखा है दोस्तों, अभी सॉल्व किया है इसको हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेशन इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, विच मीन्स दैट कि ड्यूरेशन जो है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी का किसी एसेट या लायबिलिटी का। इसका क्या मतलब है, स्मॉलर द ड्यूरेशन द मोर सेंसिटिविटी द प्राइस ऑफ द एसेट और लायबिलिटी, द लार्जर द ड्यूरेशन द लेस सेंसिटिविटी द प्राइस ऑफ दैट एसेट एंड लायबिलिटी, द लार्जर द ड्यूरेशन द मोर सेंसिटिविटी द प्राइस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब बताइए दोस्तों कि ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ड्यूरेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा उस एसेट का प्राइस या उस लायबिलिटी का प्राइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, एक बॉन्ड है जिसका ड्यूरेशन 8 साल दिया हुआ है, 10% यील्ड दे रहा है, यील्ड बढ़कर 0.60% बढ़ गया, तो आपको बताना है कि बॉन्ड के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये बताना है कि बॉन्ड के प्राइस पे इसका इम्पैक्ट बताना है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है मॉडिफाइड ड्यूरेशन इक्वल टू मैक्लॉड ड्यूरेशन अपॉन 1+ यील्ड, और दो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, परसेंटेज चेंजिंग प्राइस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स यील्ड चेंज। तो पहले मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लीजिए, मैक्लॉड ड्यूरेशन कितना है आपका, तो मैक्लॉड ड्यूरेशन है दोस्तों 8, ठीक है। तो आप यहाँ से 8 डिवाइडेड बाई 1+1 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो निकल जाएगा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए आप उसको फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.436, ठीक है। और नेगेटिव है तो ये फॉल होगा, प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड का यील्ड घटता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, मैक्लॉड ड्यूरेशन दिया हुआ है 10%, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन पूछा गया है, ठीक है। तो सेम है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इक्वल टू मैक्लॉड ड्यूरेशन अपॉन 1+ यील्ड 7.2727 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल का 8.75% बॉन्ड है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यील्डिंग 8% पे है, 7 साल रिमेनिंग है मैच्योरिटी के लिए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट है रिसीविंग ऑफ बुलेट पेमेंट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लीजिए, अब बुलेट पेमेंट इक्वल टू कूपन रेट टाइम्स मैच्योरिटी पीरियड, तो यहाँ पे आपका 8.57 टाइम्स 7 ईयर्स तो 61.25, टोटल पेमेंट इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस बुलेट पेमेंट, देखिए 161.25 हो जाएगा। अब इस बेसिस पे मैक्लॉड ड्यूरेशन निकाल लीजिए 640.365, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकल जाएगा, तो आंसर मिलेगा आपको 161.25 पर बॉन्ड आफ्टर 2 to 4 डेज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, VAR इज स्टैटिस्टिकल मेजर टू कैप्चर, तो VAR से आप क्या करते हैं, तो दोस्तों VAR से आप क्या करते हैं, VAR से आप किसी इन्वेस्टमेंट का रिस्क को मेजर करते हैं। ये एस्टिमेट करता है हाउ मच अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइट लूज गिवन नॉर्मल मार्केट कंडीशन इन अ सेट टाइम पीरियड सच एज अ डे। VAR is typically used by firm and regulator in the financial industry to gauge the amount of asset needed to cover possible loss. So probable loss in the portfolio within a time horizon at a given confidence level. So option number B is correct. VAR is the maximum possible loss for a given portfolio of asset, liability, contingent asset, asset liability. तो VAR जो होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है किसी भी गिवन पोर्टफोलियो किसका, तो दोस्तों वो है हमारा एसेट और लायबिलिटी दोनों का। नेक्स्ट है वैल्यू एट रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोलेटिलिटी टाइम्स नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल,
बी कर रहा है वोलेटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड फॉर गिवन कॉन्फिडेंस लेवल, सी कर रहा है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड फॉर गिवन कॉन्फिडेंस लेवल डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी, डी कर रहा है बी और सी एनी। दोस्तों वोलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से तो हमें मिलता है वैल्यू एट रिस्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, सेंसिटिविटी दिया हुआ है 6000, वोलेटिलिटी दिया हुआ है 3%, डिफिशिएंस पीरियड दिया हुआ है वन डे, डिफिशिएंस फैक्टर दिया हुआ है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल 2.326। आपको मतलब डिफिशिएंस फैक्टर जो है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपको 2.326 दिया हुआ है, आपसे VAR पूछा गया है। तो दोस्तों VAR निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंसिटिविटी टाइम्स डेली वोलेटिलिटी टाइम्स डिफिशिएंस फैक्टर, तो आपको 6000 टाइम्स 3 टाइम्स 2.326 करना है तो VAR आपको मिल जाएगा। VAR का क्या मतलब है, VAR का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल मार्केट लॉस ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हॉरिजन एक्सप्रेस डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑप्शन नंबर, दोनों का दोनों मतलब है, ठीक है। आप पोटेंशियल लॉस भी देखते हो, ठीक है, VAR से हम लोग लॉस ही देखते हैं दोस्तों, ठीक है। वैल्यू एट रिस्क इज अ रिस्क एसेसिंग मॉडल सुटेबली इम्प्लॉय टू एसेस विच फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो वैल्यू एट रिस्क से हम लोग कौन से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एसेस करते हैं, सेटलमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मिसमैच रिस्क, नन। तो दोस्तों वैल्यू एट रिस्क से हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्या करते हैं, एसेस करते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंटरेस्ट रेट रिस्क। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वैल्यू एट रिस्क इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग रिस्क, तो VAR क्या इंडिकेट करता है कि कितना पोटेंशियल लॉस है जो कि बैंक के अर्निंग या नेटवर्थ को अफेक्ट करेगा, तो यही VAR का हेल्पफुल है। आगे देखते हैं, प्राइस वोलेटिलिटी डिपेंड्स ऑन यील्ड वोलेटिलिटी एंड मार्केट वैल्यू, यील्ड वोलेटिलिटी BPV एंड मार्केट वैल्यू, यील्ड वोलेटिलिटी मार्केट वैल्यू एंड यील्ड। तो प्राइस वोलेटिलिटी किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो तीनों पे डिपेंड करेगा। दोस्तों VAR एनालिसिस शुड बी कम्प्लीमेंटेड बाय स्ट्रेस टेस्टिंग विकआउट, क्यों VAR के बाद स्ट्रेस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि समराइजेस द एक्सपेक्टेड लॉस ओवर अ टारगेट हॉरिजॉन्टल विद इन अ मिनिमम कॉन्फिडेंस इंटरवल, इट प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम लॉस एक्सप्रेस इन डॉलर, असेसेस द बिहेवियर ऑफ पोर्टफोलियो 99% कॉन्फिडेंस लेवल। फिर तीसरा कर रहा है कि आइडेंटिफाई द लॉसेस दैट गो बियॉन्ड द नॉर्मल लॉस बियॉन्ड VAR। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक है दोस्तों, वो क्या करता है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि जो लॉसेस को आइडेंटिफाई करता है जो कि नॉर्मल लॉसेस जो कि VAR के द्वारा मेजर किया है तो उसके बियॉन्ड चला सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इन विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग VAR द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ सैंपल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो। आपको बताना है कि VAR के किस मेथड के अंतर्गत आपका जो पोर्टफोलियो में जो चेंज इन वैल्यू है वो कैलकुलेट होता है सैंपल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो, हिस्टोरिकल सिमुलेशन, मॉन्टे कार्लो, कोरिलेशन, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका मॉन्टे कार्लो। द हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच इन मार्केट कैलकुलेट, तो दोस्तों जो हमारा हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच है वो क्या करता है, वो एक्चुअल हिस्टोरिकल मूवमेंट बताता है अंडरलाइंग एसेट का स्टार्टिंग फ्रॉम करंट वैल्यू ऑफ द एसेट, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, एक्चुअल हिस्टोरिकल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग VAR नीड अ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो किसमें वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आई, हिस्टोरिकल सिमुलेशन में, मॉन्टे कार्लो में, कोरिलेशन में या किसी में नहीं। तो दोस्तों कोरिलेशन में आया, कोरिलेशन मेथड में आपको वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स चाहिए, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका कोरिलेशन मेथड जो है जिसमें VAR कैलकुलेट करते हैं उसमें वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, VAR के किस मेथड कैलकुलेशन में यूजर डज नॉट हैव टू मेक एजम्पशन अबाउट कोरिलेशन एंड डायनेमिक ऑफ द रिस्क फैक्टर बिकॉज द सिमुलेशन फॉलो एवरी हिस्टोरिकल मूव, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड। VAR के किस कैलकुलेशन में पोर्टफोलियो का जो वैल्यू का चेंज है उसको सैंपल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो से कैलकुलेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 है, इसको आप खुद देख लीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। द मेथड फॉर कैलकुलेशन वैल्यू एट रिस्क इज डिटरमिनिस्टिक अप्रोच, तो कौन सा मेथड है, तो वो है कोरिलेशन मेथड। एज्यूमिंग द वोलेटिलिटी एंड कैलकुलेट, एज्यूमिंग वी एस्टिमेट वोलेटिलिटी एंड कैलकुलेट वन डे VAR, तो वोलेटिलिटी इज मीन रिवर्टिंग, व्हाट कैन वी से अबाउट T-day VAR, तो दोस्तों √T टाइम्स वन डे VAR होता है, ठीक है, ये आपको पता है √T टाइम्स वन डे VAR होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डी, ठीक है, ओके। बैक टेस्टिंग इज डन टू टेस्ट ए मॉडल, कंपेयर मॉडल टेस्ट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, नॉट दिस। तो बैक टेस्टिंग से हम लोग मॉडल टेस्ट को कंपेयर करते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। द प्रोसेस वेयर मॉडल बेस्ड VAR इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो नोन एज, उसको बैक टेस्टिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द पॉसिबल चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दैट कुड अराइज ड्यू टू नॉन नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द मोनोमियल पैरामीटर, दोस्तों उससे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। जब भी एक या ज़्यादा पैरामीटर में नॉन नॉर्मल मूवमेंट होता है उसके कारण हम लोग यदि मार्केट वैल्यू के पॉसिबल चेंज को निकालें तो उसे हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। डैश इज द मेजर ऑफ द वर्स्ट एक्सपेक्टेड लॉस ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल,
अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन एट अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं VAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग का प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट पैरामीटर, स्ट्रेस क्वांटम, डिटरमाइनिंग टाइम हॉरिजन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका तीनों। आप मार्केट पैरामीटर को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेस क्वांटम को और टाइम हॉरिजन को भी डिसाइड करते हैं। सो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAR एनालिसिस शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय स्ट्रेस टेस्टिंग बिकॉज। ये हमने देखा है कि स्ट्रेस टेस्टिंग आइडेंटिफाई लॉसेज दैट गो बियॉन्ड द नॉर्मल लॉसेज मेजर्ड बाय VAR। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्ट्रीम वैल्यू थ्योरी इज यूज बाय स्ट्रेस फैक्टर फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग फॉर। स्ट्रीम वैल्यू थ्योरी का काम क्या है कि आप पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस को एसेस करते हैं किसी पोर्टफोलियो पे किसी एक्सट्रीम या पॉसिबल स्टेट ऑफ वर्ल्ड के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAR इज नॉट एनफ टू एसेस मार्केट रिस्क और पोर्टफोलियो विद स्ट्रेस टेस्टिंग डिजायरेबल बिकॉज। तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या करता है दोस्तों, आपको जो भी एबनॉर्मल मार्केट मूवमेंट है उस कारण से जो रिस्क होता है उसको एसेस करने में हेल्प करता है। VAR ये हमने देखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस टेस्टिंग यूजिंग सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व। तो सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट में आप क्या करते हैं कि किसी पोर्टफोलियो के रिस्क को एसेस करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट पोटेंशियली डैमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स ऑफ मार्केट रिस्क फैक्टर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस टेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इससे आप इवेल्यूएट करते हैं पोटेंशियल इम्पैक्ट को, ये रिस्क मैनेजमेंट टूल भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ रिस्क इन ट्रेजरी ऑपरेशन। तो ट्रेजरी ऑपरेशन में दोस्तों आप ड्यूरेशन को यूज़ करते हैं और वैल्यू एट रिस्क को यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which test is not applied in stress testing? Simple sensitivity test, scenario test, minimum loss, maximum loss। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है मिनिमम लॉस। स्ट्रेस टेस्टिंग में आप सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, सिनेरियो टेस्ट और मैक्सिमम लॉस अप्लाई करते हैं, मिनिमम लॉस नहीं अप्लाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द लीडिंग स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक। तो लीडिंग स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी यानी सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बाकी MCQs हैं, कुल मिलाकर आपका इस टॉपिक में 68 MCQs है। दोस्तों यदि चीज़ें आपको क्लियर हुई हों, लेसन पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि इस तरह के PDF चाहिए आपको जिसमें हर एक तरह के MCQs मिले तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।